हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा थदानी और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस की। इससे पहले हमने 4 चैप्टर्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आज हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात करेंगे 5th चैप्टर की आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, हमें आंसर्स कैसे लिखने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन से। हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट? कैसे डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट है? जब हमने आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर पढ़ा था उसमें मेन टॉपिक ही यही है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। हमारी गवर्नमेंट हमारी तरफ कैसे अकाउंटेबल है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमारी तरफ आंसरेबल है। जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो रहा है, एक्चुअली सिटीजन्स को पता है किस तरीके से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो रहे हैं, किस तरीके से डिसीजंस लिए जा रहे हैं, कौन डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, बिसाइड्स दैट सारे डिसीजंस, सारे लॉज एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करके ही लिए जाते हैं। ठीक है, और अगर हम इसमें एक और चीज़ ऐड करें तो हमारी गवर्नमेंट हमारी तरफ लेजिटिमेट कैसे है? लोगों के नीड्स और कंसर्न्स सुने जा रहे हैं, लोगों के इश्यूज रिजॉल्व करे जा रहे हैं, एंड सबसे बड़ी बात, हमें पूरा राइट है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज कर सकते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही गवर्नमेंट को रन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है एंड लेजिटिमेट है। ठीक है, आंसर देखते हैं। Democracy produces an accountable, responsive, and legitimate government, giving the citizen the right to examine the process by which decisions are made. These decisions are made according to norms and procedures which make the decisions more acceptable to the people. वहाँ पे सिटीजन्स को राइट दिया जा रहा है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करो और जो भी डिसीजंस एक्चुअली लिए जा रहे हैं वो लॉज और प्रोसीजर्स को फॉलो करके लिए जा रहे हैं ताकि वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो सिटीजन्स के लिए, लोग उस डिसीजन को ज़्यादा एक्सेप्ट करें क्योंकि वो सारे लॉज और प्रोसीजर्स को फॉलो करके लिए जा रहे हैं। ठीक है, added to this is the basic fact that in a democracy the people have a right to elect their own government and the candidate which is elected is thought to be capable enough to fulfill the demands of the people. और इसमें हम एक और मेन चीज़ अगर ऐड करें तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट रन करेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है, जब भी रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जा रहा है ना, तो हमें उससे ये उम्मीद होती है कि हमने उसे चूज किया है तो हमारी नीड्स और कंसर्न्स के हिसाब से वो गवर्नमेंट चलाने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि हमें आंसरेबल है इसीलिए अकाउंटेबल है, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है ना, हमारे नीड्स और कंसर्न्स को सुन रही है, हमारे इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रही है, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है, तो वो हमारी तरफ रिस्पॉन्सिव भी है। और लेजिटिमेट कैसे? कि हमारी गवर्नमेंट को चूज करने का मौका हमें ही मिल रहा है क्योंकि हम अपने लीडर्स इलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the conditions under which democracy accommodates social diversities? ऐसी कंडीशंस बतानी है कैसे डेमोक्रेसी अकोमोडेट करती है सोशल डाइवर्सिटीज को। जब हमने अकोमोडेशन पढ़ा था उस टाइम पे हमने देखा था कि कैसे बहुत सारे लोगों को एक साथ लेके आने का काम होता है एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। किस तरीके से सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, सब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सबको पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूशन देने का मौका मिल रहा है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। ठीक है, वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि एक का ही डोमिनेशन हो रहा है दूसरों पे, नहीं, सारे ग्रुप्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है। ठीक है, democracy accommodates social diversity when it is well understood that democracy is not just the rule of majority and that the rule of majority is not just the rule of single religious or social community. यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सिर्फ रूल बाय मेजॉरिटी तो नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी या एक मेजॉरिटी सोशल ग्रुप ही रूल कर रहा है, नहीं, मेजॉरिटी रूल है लेकिन वो मेजॉरिटी रूल भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हम चूज कर रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स ही हमें रूल कर रहे हैं, पर वहाँ पे एक सिंगल कम्युनिटी या कास्ट ग्रुप के लोग रूल नहीं कर रहे हैं, सारी कम्युनिटीज इंक्लूडेड हैं। क्योंकि हम इतने ज़्यादा डाइवर्स हैं तो हमें सबको इक्वल पार्टिसिपेशन मिला है इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन,
गिव आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट और अपोज द फॉलोइंग असर्शंस। हमें ये सारे स्टेटमेंट पढ़ने हैं। इनमें पढ़ने के बाद हमें इन स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है तो क्यों कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमें वो रीजंस मेंशन करने हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कैन अफोर्ड डेमोक्रेसी बट द पुअर नीड डिक्टेटरशिप टू बिकम रिच। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज तो अफोर्ड कर सकते हैं डेमोक्रेसी को, ठीक है, लेकिन पुअर नीड डिक्टेटरशिप टू बिकम रिच। लेकिन जो पुअर एक्चुअली कंट्रीज हैं उन्हें क्या ज़रूरत है, डिक्टेटरशिप की ज़रूरत है ताकि वो रिच कैटेगरीज में आ सके, उनका इकोनॉमिक स्फीयर का डेवलपमेंट डिक्टेटरशिप में ही होगा। जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, जैसे जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का नाम दिया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ या रिच कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ ही डेमोक्रेसी अफोर्ड कर सकती हैं, पुअर कंट्रीज़ भी अफोर्ड कर सकती हैं। उन्हें कुछ ऐसी प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज़ लेके आनी है ताकि वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। ठीक है। सेकंड, डेमोक्रेसी कांट रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बिटवीन डिफरेंट सिटीजन्स। ऐसा नहीं है। इन इक्वालिटी ऑफ इनकम रिड्यूस करने के लिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बहुत स्टेप्स लिए हैं। एक्चुअली मिनिमम वेजेस एक्ट जो पास हुआ था उसमें भी इस तरीके से वेजेस डिसाइड किए हैं ताकि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी वो सेल कर सके कम वेजेस में। समझ में आ रहा है? ये बेसिकली क्यों किया जा रहा है, ताकि वो जो गैप है ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बिटवीन रिच एंड पुअर वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है। Government in poor countries should spend less on poverty reduction, health, education and spend more on industries and infrastructure. ये बोल रहे हैं पुअर कंट्रीज जो हैं उन्हें पॉवर्टी रिडक्शन में, हेल्थ में या फिर एजुकेशन में कम स्पेंड करना चाहिए और ज़्यादा स्पेंड कहाँ करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रीज में। बट ये स्टेटमेंट सही नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि क्या होता है, पुअर कंट्रीज में एक्चुअली लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना हेल्थ, या फिर लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे एजुकेशनल फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़। तो इसीलिए ये ज़रूरी है ना कि गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करे ताकि लोग एक्चुअली वो फैसिलिटीज़ इजीली अवेल कर पाएँ। ठीक है। फोर्थ, इन डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स हैव वन वोट विच मीन्स दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी डोमिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। हम ये मानते हैं डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन के पास वन वोट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डोमिनेशन की सिचुएशन इमर्ज नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन इमर्ज नहीं होगी। ये नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत आइडियल सिचुएशन में इमर्ज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कई बार कई इश्यूज पे लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स इमर्ज हो जाते हैं। भले वन वोट वन वैल्यू मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट्स इमर्ज नहीं हो रहे हैं। बट हाँ, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के भी सर्टेन सोल्यूशंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है। आंसर्स देखते हैं वन बाय वन। First, industrialized countries can afford democracy, but the poor need dictatorship to become rich. This statement is incorrect. Why it is incorrect? As can be seen from the example of India and Zimbabwe. In 1947, India was included in third world nations, but now it is one of the fast growing economies in the world. जैसा मैंने बताया, ड्यूरिंग इन 1957 वहाँ पे देखा गया था कि इंडिया को इंक्लूड किया था थर्ड वर्ल्ड नेशंस में। बट अगर हम आज की बात देखें तो वो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है। तो हम ये नहीं कहेंगे ना कि इंडिया तो कोई पहले से इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री में नहीं आ रही है ना, वहाँ पे वो थर्ड वर्ल्ड नेशंस में मेंशन की जा रही है। फिर भी आज हम देखेंगे कि वहाँ पे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। On the other hand, Zimbabwe, which was a fairly prosperous nation, has run into huge international debt with the progression of Robert Mugabe's regime. और अगर हम जिम्बाब्वे का केस देखें तो वहाँ पे तो हम ये देख रहे हैं कि ये एक बहुत प्रोस्पेरस नेशन आ रहा था, ठीक है, इनटू ह्यूज इंटरनेशनल डेप्थ हो गया है उसे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ प्रोस्पेरस नेशन। क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम और ड्यूरिंग द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट मुगाबे उस टाइम पे इंटरनेशनल डेप्थ में वो कुछ ज़्यादा ही चला गया है। तो हम यहाँ पे तो ये कह रहे हैं ना, प्रोस्पेरस नेशन ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, पुअर कंट्रीज़ नहीं कर सकती हैं। बट इंडिया के केस में हमने देखा फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, जिम्बाब्वे के केस में हमने देखा प्रोस्पेरस नेशन में आ रहा है, फिर भी वो डेप्थ में जाता जा रहा है, फिर भी कर्जे में जाता जा रहा है, क्योंकि उस टाइम पे वो लीडरशिप प्रॉपर नहीं थी। ठीक है।
तो ये स्टेटमेंट इसीलिए इनकरेक्ट है। सेकंड, democracy can't reduce inequality of incomes between different citizens. This statement is incorrect. The Minimum Wages Act enacted by the government and other policies which regulate the basic price at which agricultural producers and small industries sell their goods and have helped increase the per capita income of the country. मिनिमम वेजेस एक्ट इनैक्ट किया हमारी गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स हैं या जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो अपने जो गुड्स हैं वो सेल कर रहे हैं इजीली, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है। ठीक है। थर्ड, government in poor countries should spend less on poverty reduction, health, education and spend more on industries and infrastructure. इसका explanation देखते हैं। This is not a wise option as in poor countries the people cannot afford health and educational services. ये ऑप्शन इसीलिए सही नहीं है क्योंकि पुअर कंट्रीज में हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटीज, एजुकेशन सर्विसेज पुअर कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अगर उन कंट्रीज पे इन पे अगर स्पेंड किया जाएगा तो ही वो अफोर्ड कर पाएंगे और इजीली फैसिलिटीज अवेल कर पाएंगे। ठीक है। फोर्थ, इन डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स हैव वन वोट which means that there is absence of any domination and conflict. This is not true as conflict can be eliminated only in an ideal situation. बहुत सारी situations अगर हम देखें ना तब भी हम देखेंगे कि conflict emerge होता है। क्यों? क्योंकि लोगों के अलग अलग opinions हैं। People have different opinions on various issues. तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू है, तो हम ये नहीं कह सकते कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज होता है, बहुत कम केसेस में हम देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज नहीं हो रहा है, बट एमर्ज इसीलिए होगा क्योंकि सबके एक ही व्यूज़ नहीं हो सकते, अलग अलग इश्यूज़ पे अलग अलग व्यूज़ होते हैं। ठीक है। In real democracy, though every person has one vote, there are divisions among the people. These divisions lead to conflict. जैसा मैंने बताया हर किसी के पास वन वोट है, लेकिन तो भी divisions exist कर रहे हैं और वो जो division exist कर रहे हैं ना उसकी वजह से ही conflicts emerge हो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Identify the challenges to democracy in the following descriptions. Also suggest policy or institutional mechanism to deepen democracy in the given situations. ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ चैलेंजेस हैं, हमें कुछ सूटेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं। अगर ऐसा है तो क्या हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, फॉलोइंग अ हाई कोर्ट डायरेक्टिव अ टेम्पल इन उड़ीसा दैट हैड सेपरेट एंट्री डोर्स फॉर दलित्स एंड नॉन दलित्स अलाउड एंट्री फॉर ऑल फ्रॉम द सेम डोर। अब यहाँ पे एक टेम्पल है, कहाँ पे? उड़ीसा में। वहाँ पे हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि सेपरेट एंट्री डोर्स होंगे दलित्स के लिए और बाकी जो नॉन दलित्स मेंबर्स हैं वो सेम पर्टिकुलर डोर से एंटर कर सकते हैं। तो ये एक चैलेंज हो गया ना। अब यहाँ पे हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, इक्वल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम ये सेपरेट डोर्स क्यों बनाएंगे? जब हम सब कास्ट को इक्वल स्टेटस देंगे, इक्वालिटी तभी प्रमोट हो पाएगी। ठीक है। तो ये चैलेंज हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं कि सेम एंट्री डोर होना चाहिए दलित्स के लिए भी एंड नॉन दलित्स के लिए भी। ठीक है। Second, a large number of farmers are committing suicide in different states of India. अब ये भी एक चैलेंज है इंडिया में कि बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड कमिट कर रहे हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में। ठीक है। तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? या तो कुछ ऐसी स्कीम्स लेके आएंगे या कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आएंगे जो किसको बेनिफिट कर रही है? फार्मर्स को। ठीक है। ताकि वो सुसाइडल जो टेंडेंसीज हैं, सुसाइडल रेट्स हैं वो कम हो जाए। ठीक है। Third, following allegation of killing of 3 civilians in Gandwara in a fake encounter by Jammu and Kashmir police, an inquiry has been ordered. अब वहाँ पे एक फेक एनकाउंटर का न्यूज़ स्प्रेड हो गई है, तो ऑब्वियसली लोगों में बिल्कुल ऐसा हो गया, ट्रस्ट इश्यूज आ गए हमारी पुलिस पे। तो हमारे पास कुछ ऐसे पॉलिसीज़ होनी चाहिए, कुछ ऐसी
प्रोग्राम्स होने चाहिए जो क्या होगा, जिससे एक ट्रस्ट इशू मेंटेन रहे हमारी गवर्नमेंट पे और हमारी पुलिस सर्विसेज पे, कि अगर वो हो रहा है तो वो सर्टन चीज़ों की वजह से हो रहा है, सर्टन इश्यूज़ की वजह से वो हो रहा है। ठीक है, आंसर देखते हैं। द चैलेंज टू डेमोक्रेसी इन द फर्स्ट स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड इक्वल स्टेटस टू ऑल इट्स सिटीजन्स इन स्पाइट ऑफ देयर कास्ट। जैसे मैंने बताया, वहाँ पे इक्वल स्टेटस देने की ज़रूरत है, दलित्स को भी, नॉन दलित्स को भी। और कैसे मिलेगा, कि सेम एंट्री डोर हो, डिफरेंट डोर्स नहीं हो। ठीक है। सेकेंड, द चैलेंज टू डेमोक्रेसी इन द सेकेंड इंस्टेंस इज प्रोवाइडिंग फार्मर्स विथ सब्सिडीज which will help them to earn profits and have a satisfactory level of livelihood। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व हो रही है, फार्मर्स को क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, सब्सिडीज। अब ये क्यों दी जा रही है, ताकि क्या होगा कि उनकी प्रॉब्लम थोड़ी रिजॉल्व हो जाएगी। अगर वो किसी कर्जे में भी जा रहे हैं तो वो वाली प्रॉब्लम भी रिजॉल्व होती नजर आएगी। ठीक है, जिसकी वजह से एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ लाइवलीहुड वो जी सकते हैं। ठीक है। The challenge to democracy is to preserve the people's trust in government arms like the police। अब यहाँ पे थर्ड में चैलेंज टू डेमोक्रेसी ये था कि हमारी जो पुलिस सर्विसेज हैं, हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उन पे एक्चुअली एक टाइप का लोगों के अंदर एक ट्रस्ट डेवलप करवाओ। ठीक है, अब ये कैसे डेवलप होगा, ये बताकर कि वो हमारे लिए सर्टेन चीज़ें कर रहे हैं, सर्टेन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो ट्रस्ट इश्यूज डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया इज करेक्ट, डेमोक्रेसी हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड। यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, हमें बताना है कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी ने क्या सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग पीपल। आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग पीपल अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, एज बिकॉज जैसे पहले बताया, पीपल हैव डिफरेंट व्यूज ऑन डिफरेंट इश्यूज। डिविजन्स होंगे, डिविजन्स ऑलवेज लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स। हाँ, प्रॉब्लम्स हैं, सोल्यूशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बट ये नहीं है पूरी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो गए। ठीक है। सेकेंड, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज अमंग पीपल। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज भी ऐसा हो रहा है कि कई हद तक अभी भी देखी जा रही है, क्योंकि वो जो गैप इंक्रीज हो रहा है बिटवीन रिच एंड पुअर, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिच और रिच होते जा रहे हैं, पुअर और पुअर होते जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो एक्चुअली जो स्टेटस मिल रहा है वो रिच क्लास को ही मिल रहा है, पुअर को नहीं मिल रहा है। इनकम जो आ रही है वो ज़्यादा उनके पास आ रही है, पुअर्स के पास नहीं आ रही है, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ भी पूरी तरीके से रिड्यूस नहीं हुई है। ठीक है। थर्ड, differences of opinion about how marginalized sections are to be treated। अब ये differences of opinion अभी भी exist कर रहे हैं, सबके अलग अलग opinions हैं कि जो marginalized sections हैं सोसाइटी में, इनको किस तरीके से treat किया जाए। सबके एक ही views तो नहीं है ना, तो ये difference of opinion अभी भी exist कर रहे हैं। ठीक है। फोर्थ, the idea of political inequality। ये जो idea of political inequality है, ये आंसर सही है, ये डेमोक्रेसी ने सक्सेसफुली एलिमिनेट किया है। अब आप पूछेंगे मैम कैसे एलिमिनेट किया है। हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें 1 वोट प्रोवाइड करती है और हर एक वोट की एक वैल्यू काउंट होती है, तो वहाँ पे सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल इनइक्वालिटी वाली चीज़ ख़त्म हो गई है, क्योंकि वहाँ पे सबका पार्टिसिपेशन है, सबका कंट्रीब्यूशन है, और इस तरीके से मेजॉरिटी रूल स्टैब्लिश नहीं होगा, तो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी, द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसिंग डेमोक्रेसी विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट डेमोक्रेसीज नीड टू इंश्योर। 4 पॉइंट्स हैं, इनमें हमें ऑड वन आउट निकालना है, मतलब डेमोक्रेसी क्या करती है वो नहीं बताना, क्या नहीं करती है वो बताना है। ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हो रहा है। कैसे हो रहा है, कोई पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी से अगर सपोज सिटीजन्स खुश नहीं है, तो वो रूलिंग पार्टी आने वाले इलेक्शंस में हार भी सकती है। ठीक है, फेयर चांस होगा कि वो हारेगी और दूसरी पार्टी कंटेस्ट करेगी और वो जीत जाएगी, जस्ट बिकॉज उसकी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स ज़्यादा बेटर है। ठीक है। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारी डिग्निटी मेंटेन रहती है। वाई? क्योंकि हमें वहाँ पे प्रॉपर रिस्पेक्ट मिल रही है, हमें राइट्स मिल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है हमें फ्रीडम है टू एक्सप्रेस अवर व्यूज एंड ओपिनियंस। ठीक है। थर्ड, मेजॉरिटी रूल।
मेजॉरिटी रूल हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती है। जैसे हमने पहले भी देखा, वहाँ पे मेजॉरिटी रूल है, लेकिन वो मेजॉरिटी रूल जो हम इलेक्ट कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, वो मेजॉरिटी हमें रूल कर रही है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप या एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप वाली जो मेजॉरिटी है वो हमें रूल नहीं कर रही है। ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ, हमें पता है ऑल दी पीपल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। उसमें अगर कोई लीडर है, कॉमन सिटीजन्स है, नो मैटर हु द पर्सन इज, लेकिन ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। तो इसका आंसर क्या हो गया? मेजॉरिटी रूल। डेमोक्रेसी मेजॉरिटी रूल प्रमोट नहीं करती। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। स्टडीज ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वालिटीज इन डेमोक्रेसी शो दैट। सोशल और पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज पे एक स्टडी हुई है, उससे ये 4 स्टेटमेंट निकल के आए हैं। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट गो टुगेदर। सेकंड, इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसी। इनइक्वालिटीज डू नॉट एग्जिस्ट अंडर डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप इज बेटर देन डेमोक्रेसी। अब अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं ना, तो डेमोक्रेसी में अभी भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है। अब आप पूछेंगे मैम जब सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है तो इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट क्यों कर रही है? हम देखते हैं ना, कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटी होती है, हमने अभी पढ़ा इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं। अभी भी ऐसा कई जगहों पे देखा गया है, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अभी भी ये देखा जा रहा है एक्चुअली जो लोअर कास्ट हैं, सो कॉल्ड लोअर कास्ट हैं, उन्हें उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। ठीक है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हम देख रहे हैं कि एक्चुअली जो अल्ट्रा रिच पीपल हैं, डिसप्रपोर्शनेटली ऐसा हो रहा है कि सारा वेल्थ और इनकम उनकी तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है। तो इसकी वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है, इसकी वजह से गैप इंक्रीज़ हो रहा है बिटवीन रिच एंड पुअर। तो मतलब इनइक्वालिटीज़ अभी भी डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इसका आंसर हो गया बी, इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द पैसेज बिलो। हमें पैसेज पढ़ना है, पैसेज के लास्ट में एक क्वेश्चन है, हमें उस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है। शुरू करते हैं। नानू इज अ डेली वेज अर्नर। He lives in Welcome Mazdoor Colony, a slum habitation in East Delhi. He lost his ration card and applied for a duplicate one in January 2004. एक कॉमन पीपल की स्टोरी है। क्या है? नानू एक डेली वेज अर्नर है, डेली वो अपने वेजेस अर्न कर रहा है। ठीक है। वो कहाँ रहता है? एक वेलकम मजदूर कॉलोनी में, जो एक स्लम हैबिटेशन एरिया है ईस्ट दिल्ली में। ठीक है। अब उसका क्या, राशन कार्ड खो गया। ठीक है। राशन कार्ड खोने की वजह से उसने एक डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था जनवरी 2004 में। ठीक है। He made several rounds to the local food and civil supplies office for the next 3 months. और वो डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए उसने 3 महीने चक्कर लगाए हैं, ये बार बार पूछने के लिए कि क्या मेरा डुप्लीकेट राशन कार्ड आ गया। अब उनके लिए वो राशन कार्ड की वैल्यू क्या है? डेली वेज अर्नर है, वो अपने सारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो उस राशन कार्ड को दिखाकर ही वो अपने डेली बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है। जिसमें हो गया आटा, दाल, चावल, चीनी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेली रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये राशन कार्ड की रिक्वायरमेंट उसके लिए इसीलिए थी बिकॉज वो ऑब्वियसली दिखाकर उन्हें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी। तो वो 3 महीने से लगातार चक्कर लगा रहा था कि क्या उसका डुप्लीकेट राशन कार्ड आया या नहीं। ठीक है। But the clerks and officials would not even look at him, leave alone to do his job or bother to tell him the status of his application. लेकिन वहाँ पे जो clerks, government officials बैठे हैं, वो ना तो उसकी तरफ देख रहे हैं, ना ही उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, और उसे ये भी नहीं बता रहे हैं कि जो उसने एप्लीकेशन सबमिट की थी डुप्लीकेट राशन कार्ड की, उसका स्टेटस क्या है, एक्चुअली वो डुप्लीकेट राशन कार्ड कब तक बन के आ जाएगा। ठीक है। Ultimately, he filed an application under the Right to Information Act, asking for the daily progress made on his application, names of the officials who were supposed to act on his application, and what action would be taken against these officials
फॉर देयर इनएक्शन। तो अल्टीमेटली वो बहुत ज़्यादा थक गया 3 महीने चक्कर लगा लगा के, तो उसने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत उसने एक एप्लीकेशन फाइल की जिसमें उसने उन ऑफिसर्स का नाम लिखा जो इस मैटर को देख रहे हैं, और ये पूछा उससे कि अब ये जो इनएक्शन है उनकी तरफ से, तो इसका क्या सल्यूशन मुझे मिलेगा। ठीक है। Within a week of filing application under the Right to Information Act, he was visited by an inspector from the food department who informed him that the card had been made and he could collect it from the office. अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे पहले कोई ध्यान नहीं दे रहा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है, हम हमारे से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हैं वो इस एक्ट के तहत हम वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं अगर हम पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है। तो जब उसने यहाँ पे एप्लीकेशन डाली ना, उसके बाद विद इन अ वीक एक फूड डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर वहाँ पे उसको विजिट करते हैं, उसको इन्फॉर्म करते हैं आपका राशन कार्ड रेडी है, आप उसको कलेक्ट कर लीजिएगा फ्रॉम दी ऑफिस। ठीक है। When Nanu went to collect his card next day, he was given a warm treatment by the food and supply officer, who is the head of a circle. The FSO offered him tea and requested him to withdraw his application under the right to information since his work had already been done. अब क्या हुआ, जब 1 वीक के बाद उसको बोला था कि आप अपना राशन कार्ड ले लेना, उसके बाद जब वो लेने गया ना, तो वहाँ पे एक्चुअली जो फूड एंड सप्लाई ऑफिसर हैं उन्होंने उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उसे चाय पिलाई और उसे ये बोला कि अब आप राइट टू इन्फॉर्मेशन से अपनी एप्लीकेशन वापस ले लीजिए क्योंकि आपका मैटर रिजॉल्व हो गया है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, वो क्या है, व्हाट डज नानूज एग्जाम्पल शो, व्हाट इम्पैक्ट डिड नानूज एक्शन हैव ऑन ऑफिशियल्स? Ask your parents their experiences when they approached government officials to attend to their problems. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नानू का एग्जाम्पल क्या शो करता है? ये एग्जाम्पल ये शो करता है ना कि हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ध्यान नहीं दे रहे हैं कॉमन पीपल पे, उनके इश्यूज पे। अगर वो अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस पूछने आ रहा है तो एटलीस्ट रिप्लाई तो दें, बट वो उसे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं और उसे कोई भी प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा ऑफिशियल्स पे, जैसे ही उसने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एप्लीकेशन डाली वैसे ही वो सारे ऑफिशियल्स अवेयर हो गए और वैसे ही काम करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें पता है अब उन पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि जब भी वो किसी गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाते हैं तो उनके साथ किस टाइप का ट्रीटमेंट होता है, क्या उनके इश्यूज इजीली रिजॉल्व कर दिए जाते हैं या नहीं। ठीक है। आंसर देखते हैं। Nanu's examples show that government officials shun away from their duties and look for all possible excuses to get rid of their work. It's because they have job security. Usually they work when they get pressure from their seniors or they get fear of losing job or some action being taken against them, as it happened in Nanu's case. इसमें हमें ये पता चल गया सारे ऑफिशियल्स जो हैं वो अपनी ड्यूटी से हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें ये ड्यूटी नहीं करनी है। ठीक है। एंड ऑल्सो वो सारे पॉसिबल एक्सक्यूजेस निकाल रहे हैं ताकि वो अपना काम नहीं करें। ठीक है। क्योंकि उन्हें क्या है, जॉब सिक्योरिटी, कि हमें तो हमारी जॉब से कोई नहीं निकालने वाला, हम तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, अगर हम ध्यान नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे ही उन्हें ये सब बात समझ में आई ना, हम पे स्ट्रिक्ट एक्शन अब लिया जाएगा या अब हमारी जॉब पे बात आ गई है, ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने काम करना शुरू किया, जैसे कि नानू के केस में। ठीक है। अब वो पेरेंट्स वाले एग्जाम्पल देखते हैं। Once my parents also went to a government hospital to take my grandmother to the doctor, where the doctors were gossiping and having tea party with their colleagues and the patients were waiting for long for them. यहाँ पे एक पेरेंट की बात बताई जा रही है कि वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, ठीक है, और वो उनकी उस बच्चे की ग्रैंड मदर को लेके गए थे। ठीक है। तो जब वो वहाँ पे विजिट किया तो उन्होंने देखा कि सारे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं और वो ध्यान ही नहीं दे रहे, सारे पेशेंट्स उनके लिए वेट कर रहे हैं बाहर। My father got really upset seeing all that. He went inside the CEO room and complained against all the doctors who were not doing duties properly, and immediately a meeting was called and a strict action was taken against them. जिसकी वजह से उस बच्चे के फादर जो हैं वो बहुत ज़्यादा
गुस्से में आ गए, तो इसीलिए वो वहाँ पे सीईओ से मिले, उन्होंने सारे डॉक्टर्स के बारे में बताया ये डॉक्टर्स अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, तो इमीडिएटली उन डॉक्टर्स पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। ठीक है, इस केस से हमें ये समझ में आ गया ना कि आप अपना काम तब तक नहीं कर रहे हैं जब तक आप पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जब तक कोई आप पे सर पे बैठ के आपसे काम नहीं करवा रहा है। ठीक है, जब तक ऐसा नहीं हो रहा ना, कोई एक्शन लेने की बात आ गई, आपकी जॉब पे बात आ गई, तब तक कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही आपको पता चल जाता है आप अपनी जॉब खो सकते हैं या कोई लीगल एक्शंस हो सकते हैं, कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस हो सकते हैं, उसके बाद आप अपना काम कर रहे हैं। तो इसमें ये समझाना है कि पहले ही आप अपना काम कर लीजिए ना, ताकि सिटीजन्स को कोई प्रॉब्लम ही ना हो और ना ही वो आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेन फाइल करें। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चंस थे जो आज हमने कंप्लीट किए हैं। आप इस चैप्टर को पढ़िएगा और इन क्वेश्चंस को इस अकॉर्डिंग सॉल्व करना। ठीक है, बाकी के फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।